अपनी बहन से पूछ लो, अगर इसे तुम्हारी बातों पर एतबार आ गया हो तो हम भी तुम पर एतबार करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर गंगू माया से मुखातिब हुआ। हम तुम्हारे भाई का फैसला तुम पर छोड़ते हैं। जयराम माया की तरफ मुतवज्जे हुआ। माया के लिए ये घड़ी सब्र आजमा थी। भाई की सरगुज़श्त सुनने के बाद उसके दिल में एक रद्द अमल शुरू हो चुका था, ताहम वो उसके मुतालिक अपने ख्यालात फ़ौरन बदलने के लिए तैयार ना थी। ज़मीर की एक आवाज़ अगर ये कह रही थी कि माया तुझे अपने भाई पर एतबार करना चाहिए, तो दूसरी आवाज़ कह रही थी कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हें साथ ले जाने के बहाने बना रहा है। इस जहनी कशमकश के दौरान में उसे गंगू के ये अल्फाज याद आए। उसकी सूरत देखकर तुम्हारा दिल तो पसीज न जाएगा। मुमकिन है कि मैं तुम्हारे हाथ में इंसाफ की तलवार दे दूं। माया ने गंगू की तरफ देखा। उसकी निगाहें कह रही थीं, मैं इंसाफ की तलवार तुम्हारे हाथ में दे चुका हूं, अब तुम अपना वादा याद करो। जयराम ने माया के तजब्जुब से परेशान होकर कहा, माया तुम्हें भी अब मुझ पर एतबार नहीं रहा? उसने जवाब दिया, इस बात का क्या सबूत है कि तुमने इन लोगों के इंतकाम के खौफ से यह किस्सा नहीं सुनाया? जयराम ने दर्द भरी आवाज में कहा, माया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बुज़दिल हूं, मैं मौत के खौफ से झूठ बोल रहा हूं? भगवान के लिए मुझे दूसरों के सामने शर्मसार ना करो। मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो ये खंजर लो और मेरा दिल चीर कर देखो कि मेरा लहू अभी तक सुर्ख है या सफ़ेद हो चुका है। ये कहते हुए जयराम ने अपना खंजर माया के हाथों में दे दिया और अपना सीना उसके सामने तान कर बोला, माया तुम्हें बाप के सफ़ेद बालों की कसम, अपनी माँ के दूध की कसम, अगर मैं मुजरिम हूं तो ये ख्याल ना करो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं ये जानने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता कि मेरी बहन भी मुझे बुज़दिल ख्याल करती है। मुझे अपने हाथों से मौत की नींद सुला दो। तुम्हारी रगों में अगर एक राजपूत का खून है तो अपने भाई के साथ रियायत ना करो। माया ने जज्बात की शिद्दत में गैर शऊरी तौर पर अपना हाथ, जिसमें खंजर था, बुलंद किया। जयराम के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट खेलने लगी। खालिद ने कपकपी ली। माया ने अज़्म व हिम्मत के इस पैकर की तरफ टिकटिकी बांध कर देखा। उसका हाथ कांपने लगा। खालिद चिल्लाया, माया तुम्हारा भाई मासूम है। माया के कांपते हुए हाथ से खंजर गिर पड़ा। आंखों में आंसू उमड़ आए और वो बेइख्तियार जयराम से लिपट कर हिचकियां लेने लगी। भैया भैया मुझे माफ़ कर दो। जयराम उसके सियाह बालों पर हाथ फेरते हुए बार बार ये कह रहा था, मेरी बहन, मेरी नन्ही माया। बहन और भाई एक दूसरे से अलहदा खड़े हो गए। खालिद ने जयराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जयराम मुझे माफ़ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जयराम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हंगामी जोश में आपके मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया था, अब आप ये कर्ज वसूल कर सकते हैं। जयराम ने कहा, नहीं अब ये किस्सा ना छेड़ो, वरना तुम्हें एक मुक्का मारकर मुझे गंगू से 2 वसूल करने पड़ेंगे। गंगू अपनी जिंदगी में कभी इस कदर परेशान नहीं हुआ था। वो सर झुकाए खड़ा था। जयराम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गंगू अगर तुम खलूस दिल से जुबैर और उसके साथियों को छुड़ाना चाहते हो तो ये मामला चंद दिन के लिए मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि राजा सही खतरात से बाखबर होकर उन्हें कैद में रखने की जुर्रत नहीं करेगा, और अगर उसने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा और फिर हम कोई और तदबीर सोचेंगे। लेकिन खालिद की बहन कहाँ है? गंगू ने जवाब दिया, वो भी हमारे साथ है, वो जहाज़ पर जख्मी हो गई थी। अब वो कैसी है? इस सवाल के जवाब में खालिद बोला, अब वो पहले से अच्छी है, लेकिन ज़ख्म अभी तक मुंदमिल नहीं हुआ। मैं माया देवी का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने उसकी तीमारदारी में बहुत तकलीफ उठाई है। गंगू ने कहा, जयराम अगर प्रताप राय ने राजा के हुक्म से जहाज़ लूटे हैं तो मुझे यकीन नहीं कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में वो इस बात की कोशिश करेगा कि ये खबर सिंध से बाहर ना निकले। बरहमन आबाद में ऐसे कैद खाने हैं जहाँ से सिर्फ मौत की सूरत में इंसान बाहर निकलते हैं। इस खबर को मकरान या बसरे तक पहुँचाना ज़रूरी है। अगर उनकी हुकूमत ने मदाखलत की तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहे तो मैं इसे सरहद के पार पहुँचा देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। गंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुंचा सकता हूं, लेकिन जब तक इनकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती इसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फ़ौजें इस वक्त तुर्किस्तान और अफ्रीका में लड़ रही हैं। मुमकिन है कि वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नज़र सिंध के साथ बिगाड़ पसंद ना करें। खालिद का ख्याल है कि अगर जुबैर किसी तरह रिहा हो जाए तो ये मुहिम उसके लिए बहुत आसान होगी। वो बसरा और दमिश्क के हर बासर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी जुबैर को कैद से निकालने की कोशिश करूंगा। माया ने कहा, भैया तुम सब कुछ कर सकते हो, जुबैर की रिहाई की कोशिश ज़रूर करो। माया तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी मेरा ये फ़र्ज़ है। ये कहकर जयराम गंगू से मुखातिब हुआ, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ। गंगू का इशारा पाकर उसके साथी वहाँ से खिसक गए। गंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नाहिद के पास जाओ
और अगर वो कैदियों को कोई पैगाम भेजना चाहती हो तो पूछ आओ। खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नाहिद दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। उसने कहा, नाहिद, तुम्हें ज़रा इफाका होता है तो तुम फिर चलने फिरने लगती हो, तुम्हें बिस्तर पर लेटना चाहिए। नाहिद ने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुमने बेचारे जयराम पर बहुत सख्ती की, अब माया के मुतल्लिक तुमने क्या फ़ैसला किया है? खालिद ने जवाब दिया, माया के मुतल्लिक अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, वो बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, गालिबन वो उसके साथ चली जाएगी। जयराम ने ज़ुबैर को कैद से छुड़ाने का वादा किया है, वो रिहा होते ही मकरान के रास्ते बसरा पहुंचकर हमारी सरगुज़श्त सुनाएगा। औरतों और बच्चों के रिहा होने की इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि हमारी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे। नाहिद ने कहा, मैं ये बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जिस तरह अब्बा जान के मामले में हुकूमत सिंध ने मकरान के गवर्नर को टाल दिया था, इसी तरह ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा। मैंने सुना है कि बसरा का हाकिम बहुत जाबिर है, लेकिन सिंध की तरफ मतवज्जा ना होने के लिए उसके पास माकूल जवाज़ है कि अरब की तमाम अफवाज एशिया और अफ्रीका में बसरे पैकार हैं। खालिद ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। नाहिद ने कहा, मैंने एक तजवीज़ सोची है। मैं बसरा के हाकिम को ख़त लिखती हूँ, अगर जयराम ज़ुबैर को रिहा करवा सके तो उससे कहो ये ख़त उसके हवाले कर दे। अगर बिलफर्ज मेरा ख़त हाकिम बसरा को मुतासर ना कर सका तो बसरा के अवाम उससे ज़रूर मुतासर होंगे। मैं ख्वाब में मुसलमानों को कैद खाने के दरवाजे तोड़ते हुए देख चुकी हूँ, मुझे अपने ख्वाब के सही होने का यकीन है। तो तुम अंदर जाकर ख़त लिखो, लेकिन किस चीज़ पर लिखोगी? हाँ, ये लो मेरा रुमाल। खालिद ने अपनी जेब में हाथ डालकर नाहिद को रुमाल दिया और वापस मुड़ते हुए कहा, तुम ख़त लिखो, मैं इतनी देर में जयराम को रोकता हूँ। बाहर माया अपने भाई को आप बीती सुना रही थी। इख्तिताम पर जयराम ने पूछा, माया, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, उसने जवाब दिया। गंगू मुझे अपनी बेटी समझता है, नाहिद मुझे अपनी छोटी बहन ख्याल करती है। जयराम ने कहा, माया, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। माया ने घबरा कर पूछा, वो क्या? बात यह है कि मैं तुम्हें इस वक्त अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हारे गायब होने की जिम्मेदारी प्रताप राय पर थोपी थी, लेकिन जब उसने ज़ुबैर और अली को अजियत देना शुरू की तो मुझे उनकी जानें बचाने के लिए यह तस्लीम करना पड़ा कि तुम मेरे साथ ना थी। अब अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो मुझे नाहिद और खालिद का पता बताने पर मजबूर किया जाएगा। मैं बजाते खुद राजा की सख्ती से नहीं डरता, लेकिन प्रताप राय को शक हो जाएगा और वो नाहिद और खालिद की तलाश शुरू कर देगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर उन्हें खालिद और नाहिद के रूपोश होने का शक हो। अगर तुम चंद दिन और यहाँ रहना गवारा करो तो प्रताप राय गालिबन 3-4 रोज तक वापस देबल चला जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। माया ने इत्मीनान से जवाब दिया, भैया आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहाँ हर तरह खुश हूँ और जब तक नाहिद तंदुरुस्त नहीं होती मैं उसे छोड़कर जाना पसंद भी नहीं करूँगी। गंगू और खालिद कुछ फासले पर आपस में बातें कर रहे थे। जयराम ने उन्हें आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर इशारे से अपने पास बुला लिया। जब करीब पहुंचे तो उसने कहा, आपको कहीं फिर शक न हो जाए कि मैं कुछ साजिश कर रहा हूँ। माया कहती है कि वो नाहिद के तंदुरुस्त होने तक यहीं रहना चाहती है और मैं भी बाज़ मसलहतों की बिना पर उसे यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। मैं चंद दिनों तक इसे ले जाऊँगा। मुमकिन है कि मुझे भी ज़ुबैर के साथ फ़रार होना पड़े और मैं हमेशा के लिए आपके साथ आ मिलूँ। अब मुझे देर हो रही है, मुमकिन है राजा प्रताप राय के शहर में पहुँचते ही हमें मुलाकात के लिए बुला ले, मेरा गैर हाजिर होना ठीक नहीं। खालिद ने कहा, आप ज़रा ठहरिए, नाहिद एक ख़त लिख रही है, आप ये ख़त ज़ुबैर को आज़ाद करवाने के बाद उसके हवाले कर दें। तो जल्दी से वो ख़त ले आओ, मुझे बहुत देर हो गई है। वो बरहमन आबाद के करीब पहुंच चुके होंगे। गंगू ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम उनसे पहले तुम्हें एक आसान रास्ते से बरहमन आबाद पहुंचा देंगे। जयराम ने कहा, मैं फ़कत आपका एक साथी अपने साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह ज़रूरी है कि बरहमन आबाद में उसे कोई ना पहचानता हो। अगर कोई नाजुक वक्त आया तो मैं उसे आपके पास इतला देने के लिए रवाना कर दूंगा। गंगू ने कहा, आप दासू को ले जाएं। दोपहर के वक्त जयराम दासू की रहनुमाई में जंगल अबूर कर रहा था। बरहमन आबाद से एक कोस के फासले पर जयराम को अपना काफिला दिखाई दिया। उसने दासू के साथ काफिले में शरीक होना खिलाफ मसलहत समझते हुए अपना रास्ता तब्दील कर दिया और दूसरे दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। बरहमन आबाद में नारायण दास नामी एक नौजवान उसका पुराना दोस्त था। जयराम ने दासू को उसके घर ठहरा कर शाही मेहमान खाने का रुख किया। थोड़ी देर बाद प्रताप राय सिपाहियों और कैदियों समेत वहां पहुंच गया। उसने जयराम को देखते ही कहा, मुझसे तुमने शिकार का बहाना क्यों किया? तुमने साफ ये क्यों न बताया कि तुम मुझसे पहले महाराज से मिलना चाहते थे? अब बताओ, तुम्हारी बहन की कहानी सुनने के बाद महाराज ने क्या कहा? मैं अभी तक महाराज से नहीं मिला और ना ये मेरी नीयत थी। प्रताप राय ने मुतमईन होकर कहा, जयराम, मेरा ख्याल है कि अपनी बहन के गायब हो जाने के मुतल्लिक तुमने झूठ नहीं कहा था। मैं अरबों के अलावा सरांदीप के कैदियों से भी पूछ चुका हूँ, वो सब तुम्हारे पहले बयान की तस्दीक करते हैं। अगर उन्होंने राजा से शिकायत की कि तुम्हारी बहन के अलावा एक मुसलमान लड़की भी जहाज से गायब है तो मुमकिन है राजा मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराए।
मैं राजा के सामने भी ये कहने के लिए तैयार हूं कि मेरी बहन जहाज पर नहीं थी और मुसलमान लड़की के गायब हो जाने का वाकया भी सही नहीं, लेकिन जब कैदी ये शिकायत करेंगे कि वो जहाज से गायब हुई हैं तो तुम्हारा बयान राजा को मुतमईन ना कर सकेगा। जयराम ने परेशान होकर कहा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले आपने जुबैर और अली को अजियत पहुंचाकर मुझे ये तस्लीम करने पर मजबूर किया कि मेरी बहन गायब नहीं हुई, और अब आप ये साबित करने पर मुसर हैं कि अरब लड़की और मेरी बहन जहाज से गायब हुई हैं। प्रताप राय ने जवाब दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें अपनी बहन का राज छुपाने पर मजबूर किया है। आप ये जानते हैं कि जुबैर मेरा मेहमान था, उसने मेरी जान बचाई थी, और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वाकया की आड़ लेकर उसे अजियत पहुंचाएं। तो इसका यह मतलब है कि तुम सिर्फ जुबैर की खातिर सही दावे से दस्तबरदार हुए। तुम जुबैर की दोस्ती पर अपनी बहन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारा दिल ये गवाही देता है कि तुम्हारी बहन को मैंने अगवा किया है, और सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि एक अरब लड़की और लड़के के गायब हो जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आयद होती है। जयराम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे आपके मुतालिक जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। कब? जयराम ने अचानक महसूस किया कि प्रताप राय उसके लिए फिर एक फंदा तैयार कर रहा है। उसने चौंक कर कहा, आखिर इन बातों से आपका मतलब क्या है? मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं राजा के सामने अपनी बहन का जिक्र नहीं करूंगा। प्रताप राय ने सर्द मोहरी से कहा, तुम जो कुछ खुद नहीं कहना चाहते वो अरबों की जुबान से कहलवाओगे। इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जिस राज को तुम जाहिर करना चाहते थे उसे मैं छुपाना चाहता था, अब जिस राज को तुम छुपाना चाहते हो उसे मैं जाहिर करने पर मजबूर हूं। मेरे मुतालिक अगर तुम्हारी गलत फहमी दूर हुई है तो उसकी कोई वजह है, और मैं वो वजह मालूम करना चाहता हूं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम एक अरब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। कोई अक्लमंद आदमी ये मानने के लिए तैयार ना होगा। तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैंने खुद ही अपनी बहन को गायब कर दिया है? तुम्हारी बहन का मसला मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता कि तुम्हारी तरह अरबों ने भी राजा को मुझसे बरजन करने के लिए एक लड़की के गायब हो जाने का बहाना तराशा हो, लेकिन अगर दरबार में उसके गायब हो जाने का सवाल उठाया गया तो हम में से एक को यह जिम्मेदारी अपने सर लेना पड़ेगी। जयराम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जिस तरह मैं आपसे इंतकाम लेने के लिए अपनी बहन के गायब हो जाने का झूठा अफसाना तराशा था, इसी तरह उन्होंने मुझे आपका शरीके कार समझकर महज इंतकाम लेने के लिए ये बहाना तलाश किया है। मैं जुबैर को समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे कहने पर राजा के सामने झूठी शिकायत नहीं करेगा। प्रताप राय ने बेरुखी से कहा, तुम किसी कैदी से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि राजा के सामने पेश होने से पहले तुम्हें अपना संदूक खोलकर देखने की भी इजाजत नहीं है। जयराम कुछ कहना चाहता था, लेकिन फौज के एक अफसर ने आकर प्रताप राय को इतला दी कि महाराज आपको याद फरमाते हैं। जयराम ने प्रताप राय के साथ जाना चाहा, लेकिन उसने कहा, महाराज ने मुझे याद फरमाया है, तुम्हें नहीं। इत्मीनान से बैठे रहो, जब तुम्हें बुलाया जाएगा मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। प्रताप राय जहाज से लूटा हुआ माल उठाकर चला गया और जयराम परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगा। जुबैर बाकी कैदियों के साथ एक ही कमरे में बैठा हुआ था। उसने टहलते टहलते अंदर झांक कर देखा, लेकिन पहरेदार ने उसे एक तरफ धकेलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। जयराम से एक मामूली पहरेदार का यह सलूक देखकर जुबैर और उसके दूसरे साथियों को यकीन होने लगा कि वो उनके साथ एक ही कश्ती में सवार है। गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले राजा के एक सिपाही ने जयराम को इतला दी कि महाराज आपको बुलाते हैं। जयराम काठियावाड़ के राजा के तहफ़ का संदूक उठवाकर राजा के महल में पहुंचा। पहरेदार उसे महल के एक कमरे में ले गए। राजा दाहिर संगे मरमर के चबूतरे के ऊपर सोने की कुर्सी पर बैठा हुआ था। प्रताप राय के अलावा देबल का हाकिम आला और सेनापति ओधे सिंह और उसका नौजवान बेटा भीम, जो उर्दुर से राजा के साथ आए थे, उसके सामने खड़े थे। जयराम ने राजा को 3 बार झुककर प्रणाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। 2 सिपाहियों ने आबनूस का संदूक राजा के सामने लाकर रख दिया। जयराम ने राजा के हुक्म से संदूक खोला। राजा ने जवाहरात पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर प्रताप राय की तरफ देखा और जयराम से सवाल किया, हमने सुना है कि तुम अरबों की हिमायत करना चाहते हो। तुमने हमारे मुतालिक ये भी कहा है कि हम अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते, और तुमने हमारे वफादार प्रताप राय पर तोहमत लगाने के लिए एक अरब लड़की और अपनी बहन को कहीं छुपा दिया है। जयराम ने जवाब दिया, अंदाता, मुझे ये यकीन न था कि प्रताप राय ने आपके हुक्म से उनके जहाज़ों को लूटा था। उनका देबल में ठहरने का इरादा न था। उन्होंने मुझे रास्ते में बहरी डाकुओं से छुड़ाया था। देबल में मैं उन्हें अपने मेहमान बनाकर लाया था, और अपने मेहमानों की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। अरब लड़की और अपनी बहन के मुतालिक मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जब जहाज लूटे जा रहे थे मैं एक कोठड़ी में बंद था। तुमने प्रताप राय से यह कहा था कि तुमने अरबों को उसकी कैद से छुड़ाने के लिए यह बहाना तराशा था। अंदाता, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन राजा ने सख्त लहजे में कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर अरबों ने शिकायत की कि जहाज पर से उनकी एक लड़की गायब हुई है तो तुम्हें उस लड़की को हमारे हवाले करना पड़ेगा। महाराज, अगर अरब मुझ पर यह शुबा जाहिर करें कि लड़की को मैंने अगवा किया है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हम तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझते हैं। अगर अरबों ने तुम्हें कसूरवार ना ठहराया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने उनकी मर्जी से लड़की को कहीं छुपा रखा है। तुम जानते हो कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे उन्हें सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है।
अंधता, अगर आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं तो जो सजा जी में आए दे लें, लेकिन अरबों के साथ पहले ही ज्यादती हो चुकी है। तो तुम हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती का दम भरते हो। वो आपके दुश्मन नहीं, वो सिंध को अरब का एक पुरअमन हमसाया ख्याल करते हैं, वरना वो देबल के करीब से भी ना गुजरते। अगर वो नेक नियत ना होते तो जवाहरात का ये संदूक जो मैं महाराजा काठियावाड़ की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आप तक ना पहुंचता। राजा ने कहा, काठियावाड़ के जवाहरात सरांदीप के जवाहरात के मुकाबले में पत्थर मालूम होते हैं। महाराज, मैं जोहरी नहीं, एक सिपाही ही हूं। मैं पत्थरों को नहीं पहचानता, लेकिन आपके दोस्त और दुश्मन को पहचानता हूं। मैं इन पत्थरों के साथ आपकी खिदमत में महाराजा काठियावाड़ की दोस्ती का पैगाम लाया हूं। इन पत्थरों की कीमत अगर एक कौड़ी भी ना हो तो वो हाथ जो आपके सामने ये नाचीज तहफ़ पेश कर रहा है बहुत कीमती है। लेकिन प्रताप राय ने अरब जैसी पुरअमन और ताकतवर हमसाया सल्तनत के जहाज लूट कर जो कुछ आपके लिए हासिल किया है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अंधता, आपको मुसलमानों से दुश्मनी मोह लेने से पहले बहुत सोचो विचार से काम लेना चाहिए। उनका हाथ हर हाथ से मजबूत है और उनका लोहा हर लोहे को काटता है। वो जेठ की आंधियों की तरह उठते हैं और सावन के बादलों की तरह छा जाते हैं। उनके मुकाबले पर आने वालों को न समंदर पनाह दे सकते हैं न पहाड़। उनके घोड़े पानी में तैरते और हवा में उड़ते हैं। आपने बरसात में दरिया सिंध की लहरें देखी हैं, लेकिन उनकी फतूहात का सैलाब उससे ज्यादा कहीं तुंद और तेज है। राजा दाहिर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, डरपोक गिदड़, तुम्हारी रगों में राजपूत का खून नहीं। मेरे मुल्क में तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अंदाता, मैं इस वक्त महाराजा काठियावाड़ का एलची हूं। मैं खुद ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जिसमें दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त ख्याल किया जाए। काठियावाड़ का राजा अगर खुद भी यहां मौजूद होता तो भी मैं ये अल्फाज सुनने के बाद उसका सर कलम करवा देता। प्रताप राय, इसे ले जाओ, हम कल इसकी सजा का फैसला करेंगे। सुबह अरबों के सरगुना को हमारे सामने पेश करो। प्रताप राय ने सिपाहियों को आवाज दी और 8 आदमी नंगी तलवारें लिए आ मौजूद हुए। प्रताप राय ने जयराम को चलने का इशारा किया। जयराम नंगी तलवारों के पहरे में प्रताप राय के आगे चल दिया। ओधे सिंह जयराम की तकरीर के दौरान में यह महसूस कर रहा था कि एक सरफिरा नौजवान उसके अपने ख्यालात की तर्जमानी कर रहा है। उसने कहा, अंदाता, अगर मुझे इजाजत हो तो कुछ अर्ज करो। राजा ने जवाब दिया, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं, हम उसे ऐसी सजा देंगे जो बरहमन आबाद के लोगों को देर तक ना भूले। ओधे सिंह ने कहा, लेकिन महाराज, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसने जो कुछ कहा है नेक नियति से कहा है। हमें चंद हाथियों और जवाहरात के लिए अरबों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अरब निहायत सख्त जान दुश्मन है। राजा सिंह ने कहा, ओधे सिंह, एक गीदड़ की चीखें सुनकर तुम भी गीदड़ बन गए। ये अरब ऊंटनियों का दूध पीने वाले और जौ की रूखी सूखी रोटी खाने वाले हमारे मुकाबले की जुर्रत करेंगे। महाराज, वो ऊंटनियों का दूध पीकर शेरों से लड़ते हैं, जौ की रोटी खाकर पहाड़ों से टकराते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो ऊंटों पर चढ़कर हमारे हाथियों के मुकाबले के लिए आएंगे? अंदाता, बुरा ना मानिए, उनके ऊंट ईरान के हाथियों को शिकस्त दे चुके हैं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, उदय सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम अरबों के मुतालिक सुनी सुनाई बातों से मरऊब हो जाओगे। हम अरब की सारी आबादी से ज्यादा सिपाही मैदान में ला सकते हैं। राजपुताना के तमाम राजा हमारे इशारों पर गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे। उदय सिंह ने कहा, महाराज, मुझे उनका खौफ नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमें सोए हुए फितने को जगाने से कोई फायदा ना होगा। दूसरों की मदद के भरोसे पर एक ताकतवर दुश्मन से लड़ाई मोल लेना ठीक नहीं। उदय सिंह, तुम बार बार क्या कह रहे हो? सिंध के सामने अरब के सहराई एक ताकतवर दुश्मन की हैसियत हरगिज नहीं रखते। आखिर अरबों में क्या खूबी है जो हमारे सिपाहियों में नहीं? महाराज, ऐसे दुश्मन का कोई इलाज नहीं जो मौत से ना डरता हो। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप कैदियों में से एक अरब को लाकर इसका इम्तहान ले लें। तलवारें उनके खिलौने हैं। राजा ने उदय सिंह की तरफ देखा और कहा, क्यों भीम सिंह, तुम्हारा भी यही ख्याल है कि हमारे सिपाही अरबों के मुकाबले में कमजोर हैं?